हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पाठ 246 यानी 246। ध्यान दें, अगला प्रश्न है वाक्य शुद्धि के संबंध में। ध्यान दें, हम बचपन में वहां जाता रहा। हम, पहली बात तो हम जो है बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। तो हम बचपन में वहां जाता रहा में ही गलती है, ऑप्शन सी। ध्यान दें, मैं बचपन में वहां जाता रहा, सही शब्द क्या होगा? मैं बचपन में वहां जाता रहा, सही वाक्य है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। गौर करें व्याख्या पर, ध्यान देना। विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य में क्या है? मैं बचपन में वहां जाता रहा, यह शुद्ध वाक्य है। हम की जगह क्या हो जाएगा? मैं हो जाएगा, ठीक। शेष वाक्य अशुद्ध हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ध्यान रखना। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लग जाता है तो ये एक वचन होता है, ठीक। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, जबकि सकते क्या है? बहुवचन है। तो ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, ये वाक्य शुद्ध होगा, ठीक है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करना दोस्तों, विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, ये वाक्य शुद्ध है। शेष वाक्य अशुद्ध हैं। बाकी के वाक्य मैंने नहीं पढ़े, जो प्रश्न में केवल उन्हीं की चर्चा कर रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए जब मैं प्रश्न पढ़ती हूँ तो आप प्रश्नों पर और उसके ऑप्शन पर ध्यान देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर करना। हेम नरेश को पुस्तक दिया। हेम नरेश को पुस्तक दिया, ठीक है। तो इसका शुद्ध वाक्य है ऑप्शन बी, हेम ने सुरेश को पुस्तक दी, ठीक है। हेम ने सुरेश को पुस्तक दी, यह वाक्य शुद्ध है। बाकी वाक्य देखें, हेम नरेश की पुस्तक दी, गलत, ठीक। हेम नरेश का पुस्तक देगा, गलत। हेम ने नरेश का पुस्तक दिया, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, ठीक है। देखते हैं व्याख्या। ध्यान देंगे दोस्तों, व्याख्या है विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ये वाक्य शुद्ध है। शेष वाक्य अशुद्ध हैं, ध्यान रखें, ठीक है। हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ये शुद्ध है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है, इसका शुद्ध वाक्य है ऑप्शन ए, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। बाकी मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है, गलत है। मंत्री ड्राइवर के लिए कार चलवाता है, बिल्कुल गलत। फिर है मंत्री ड्राइवर पर कार चलाता है, ये तो एकदम ही गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। विकल्प ए में प्रस्तुत मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, यह वाक्य सही है, शुद्ध वाक्य है, ठीक। बाकी अशुद्ध वाक्य हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन सी शुद्ध वाक्य है। क्या है? ध्यान दें, राम ने भरपेट मिठाई खाई। राम ने भरपेट मिठाई खाई, ये सही है। बाकी है राम ने पेट भर मिठाई खाई, ठीक, गलत। फिर है राम ने पेट भर के मिठाई खाई, ये भी गलत है। फिर है इनमें से सभी शुद्ध हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी सही है, राम ने भरपेट मिठाई खाई। भरपेट सही शब्द होगा, ठीक, ऑप्शन सी। देखें व्याख्या। ध्यान देंगे व्याख्या पर। विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य राम ने भरपेट मिठाई खाई। राम ने भरपेट मिठाई खाई, वाक्य कैसा है? शुद्ध है, ठीक। बाकी वाक्य अशुद्ध हैं, ध्यान रखेंगे।
गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ निर्देश हैं प्रश्न 27 से 31 के लिए। तो ध्यान दें, प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक वाक्य को पढ़कर यह पता लगाना है कि इसके किसी भाग में भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों के गलत प्रयोग का कोई दोष तो नहीं है। ठीक है, दोष है या नहीं है, ध्यान रखें किसका, भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों का। ठीक, तो वह वाक्य के किसी एक भाग में होगा। उस भाग का आपको उत्तर केवल नीचे लिखे ऑप्शन ए, बी, सी, डी से ही होगा। ठीक है, तो ध्यान दें, देखते हैं प्रश्न। गौर करना, वीर सैनिक कहते हैं, ध्यान दें वाक्य है, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। तो 3 टुकड़ों में एक वाक्य है। कभी भी इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो पूरा वाक्य पढ़ें और समझने की कोशिश करें। ठीक, तो ध्यान दें, ये पूरा एक ही वाक्य होता है, स्लैश लगा देते हैं। ठीक, ध्यान दें, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए, देखते हैं व्याख्या। ध्यान देंगे दोस्तों, प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी सही है। क्या है ऑप्शन बी? देखें, विकल्प बी में प्रस्तुत विद्रोही और शत्रु दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। विद्रोही के साथ शत्रु का इस्तेमाल नहीं होता, दोनों में से कोई एक शब्द होगा। ठीक है, ध्यान दें, दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि विद्रोही हमारे शत्रु होते हैं और जो शत्रु होते हैं वही विद्रोही होते हैं। तो ध्यान रखें, दोनों एक साथ कभी शब्द नहीं आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का। अगला प्रश्न है, सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करे या फिर कोई त्रुटि नहीं है। ध्यान दें, अच्छा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन नहीं दिए। यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि आपको प्रश्न दिया है और प्रश्न में स्लैश लगाया है, उसके बाद स्लैश तक ऑप्शन ए है, फिर ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आप इसको ए, बी, सी, डी में बांटेंगे इस पूरी पंक्ति को। ध्यान दें, सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करे, कोई त्रुटि नहीं है। चौथा ऑप्शन ये है, ऑप्शन डी। तो इसका उत्तर है सही ऑप्शन सी, सहायता करें, सहायता करें। ठीक, देखें विकल्प सी, व्याख्या देखना, विकल्प सी में करें का प्रयोग किया गया है, जो कि कैसा है, त्रुटिपूर्ण है। इसके स्थान पर हमें करें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करें होना चाहिए। ठीक है, तो सच्चा मित्र, यहाँ पर एक ही मित्र की बात हो रही है। सच्चा शब्द से हमें पता चल रहा है एक ही मित्र है। ठीक है, तो सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करे, जबकि करें एक ही बिंदी लग जाने पर, अनुस्वार लग जाने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बात भी ध्यान रखें, बिंदी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है ना, बिंदी से ही हम है से हैं हो जाते हैं, है से हैं, एक वचन से बहुवचन हो जाते हैं। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा, या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन ए, तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, निभाएं क्या है, बहुवचन है, तो तुम। ठीक है, तो तुम से ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम की जगह आप हो जाएगा। ठीक है, देखें प्रश्न की व्याख्या, विकल्प ए में त्रुटि है, इस वाक्य में तुम के स्थान पर आप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुम के स्थान पर आप होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आप अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा, ये सही वाक्य होगा। ठीक है, ध्यान रखें, तुम की जगह आप हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में त्रुटि है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान देना, क्या है, हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि नहीं है, डी ऑप्शन। तो ध्यान दें ऑप्शन बी।
ठीक है, क्या है? बालकों को भली भांति। तो ध्यान से सुनना, ऑप्शन बी की व्याख्या, ध्यान दें व्याख्या पर। विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में भली भांति में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि भली भांति में क्या आता है? योजक चिन्ह आता है। ठीक है, इसका शुद्ध रूप होगा भली भांति। ठीक है, यानी ठीक तरह से या ठीक प्रकार से। तो ध्यान दें, हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं। ठीक है, ये होगा सही वाक्य। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, प्रातः उठना लाभदायक है। प्रातः यानी सुबह, प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी अच्छी आदत है। ठीक, फिर है कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन बी, ठीक है, और जल्दी सो जाना भी, इसमें त्रुटि है। क्या त्रुटि है? देखें व्याख्या। विकल्प बी में सो जाना भी का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी का निरर्थक प्रयोग किया गया है। हम बिना भी के भी इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी त्रुटिपूर्ण है। प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना अच्छी आदत है। ये वाक्य ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, ऑप्शन बी। दोस्तों, हमारा अगला विषय है वाक्य रचना। वाक्य रचना, ठीक है, देखते हैं प्रश्न। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है? तो ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है। कैसा है? मिश्र वाक्य है। ध्यान दें, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। व्याख्या देखें जरा, गौर करेंगे दोस्तों। यह वाक्य जिसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, वह वाक्य जिसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, क्या कहलाते हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य। ठीक, प्रस्तुत वाक्य में इसी तरह का वाक्य है। गौण वाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए, ध्यान से सुनना, गौण वाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है। मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है। इसमें सामान्यतः कि, ध्यान देना दोस्तों, कि, जैसा वैसा, जो वह, जब तब, जो वह, जब तब, क्योंकि, यदि तो आदि योजक का प्रयोग किया जाता है। कौन से योजक शब्द आते हैं? तो ध्यान दें, मिश्र वाक्यों की पहचान है, उसमें योजक शब्द आएंगे। कौन से? जैसे कि, जैसा वैसा, जो वह, जब तब, क्योंकि, यदि तो आदि। ठीक है, ऐसे शब्द होंगे तो पहचान जाएं कि ये कैसा शब्द वाक्य है? मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो वाक्य विचार के अंतर्गत ऑप्शन सी वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार में हम वाक्यों का अध्ययन करते हैं। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। ठीक है, वर्ण से क्या बनता है? शब्द, शब्द से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य, वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द क्या कहलाते हैं? पद। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। फिर है वर्ण विचार में भाषिक ध्वनियों, वर्ण विचार में भाषिक ध्वनियों और शब्द विचार में शब्दों का और शब्दों या पदों अथवा वाक्य तथा वाक्य विचार में वाक्यों से संबंधित नियमों का निर्देश किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुने, गौर करना दोस्तों। वर्ण विचार में भाषिक ध्वनियों, शब्द विचार में शब्दों या पदों तथा वाक्य विचार में वाक्यों से संबंधित नियमों का निर्देश किया जाता है। ध्यान रखेंगे। और वाक्य व्याकरण के कितने अंग हैं?
3 अंग। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, तीनों ही अंग ध्यान रखेंगे। प्रश्न में संख्या पूछी जाएगी, आपको पता होनी चाहिए कि व्याकरण के कितने अंग हैं। आप बताएंगे 3। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं ऑप्शन बी 3। कितने भेद? 3 भेद हैं दोस्तों रचना के आधार पर। रचना कहो, उत्पत्ति कहो या बनावट कहो, तीनों बातें एक ही हैं। तो ध्यान रखें, प्रश्न किसी भी तरह से आए आपको प्रश्न गलत नहीं करना है, ठीक है। तो रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्यान देना दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। अब देखें वाक्य कैसे होते हैं। सरल या साधारण वाक्य, पहला वाक्य का भेद है सरल या साधारण वाक्य। दूसरा है मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य। फिर है तीसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। अब ध्यान से सुने, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, उसे हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण या सरल वाक्य, ठीक। और जिस वाक्य में, ध्यान से सुनना, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी एक उपवाक्य होगा, बाकी इसके क्या होंगे? आश्रित वाक्य होंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे फिर से इस पंक्ति पर, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण, ध्यान से सुनना, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना। अर्थ के अनुसार, अभी हमने पढ़े थे किसके अनुसार? रचना, व्युत्पत्ति या फिर बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हम पढ़ रहे हैं अर्थ के अनुसार। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं दोस्तों। 8 भेद। संख्या पूछी जा सकती है, ध्यान रखें, अर्थ के आधार पर बात हो रही है। तो देखते हैं 8 भेद कौन से हैं। पहला भेद है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य यानी जिसमें किसी बात के होने का बोध हो, किसी बात के होने का बोध हो, उसे कहते हैं विधिवाचक वाक्य। फिर है निषेधवाचक वाक्य। निषेध, जहां कहीं भी निषेध की बात आएगी तो समझ लेना उत्तर ना में होगा, ठीक है, नकारात्मक होगा वाक्य। तो ध्यान दें, निषेधवाचक वाक्य जिसमें किसी बात के ना होने का बोध हो, ना होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। फिर है आज्ञावाचक वाक्य यानी ऑर्डर, ठीक। आज्ञावाचक वाक्य जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, उसे कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक यानी प्रश्न चिन्ह होगा इसमें, ठीक है, इस वाक्य में। तो ध्यान दें, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, और जहां पर प्रश्न होगा वहां पर कब, क्यों, कैसे, किस लिए, इस तरह के शब्द आएंगे, ठीक है। और वाक्य में प्रश्न चिन्ह होगा, ये बात ध्यान रखें। तो प्रश्नवाचक वाक्य यानी जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, ठीक। 5वां है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय यानी कि आश्चर्य। आश्चर्य होगा तो एक्सक्लामेटरी सिंबल होगा वाक्य में। ये पहचान की कुछ बातें हैं, ध्यान रखें, ठीक। तो विस्मयवाचक वाक्य यानी जिससे आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो। किसका? जिसमें आश्चर्य,
दुख या सुख का बोध हो उसे हम कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। ध्यान रखना। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना। संदेहवाचक वाक्य, संदेह यानी शंका यानी शक करना, तो जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो, जिस वाक्य से किसी बात का संदेह प्रकट हो वहां पर क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। ठीक है। फिर है सातवां भेद, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। वाक्य का सातवां भेद, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, ध्यान देंगे दोस्तों, इच्छावाचक वाक्य, गौर करना जरा। जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो, जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो तथा, ध्यान दें आगे लिखा ही नहीं है, इतनी बात समझे बस। जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। ठीक। फिर है अर्थ के आधार पर वाक्य का आठवां भेद, कौन सा, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, संकेत किससे मिलता है, तो कुछ सिंबल्स से यानी साइन से मिलता है। ठीक है, यानी प्रतीकों के माध्यम से। तो ध्यान दें, जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो वहां क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। कौन सा, संकेतवाचक वाक्य। कहां पर, जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो वहां। ठीक है। तो दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद आपके सामने हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।